हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस कर चुके थे फिस्कल रिफॉर्म्स जो हैं उनके बारे में, यानी लिबरलाइजेशन पॉलिसी जो थी हमारी, उस लिबरलाइजेशन पॉलिसी के अंडर में फिस्कल रिफॉर्म्स क्या क्या किए गए थे, क्या गवर्नमेंट रेवेन्यूज़ और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जो पॉलिसी थी उसके अंदर चेंजेस किए गए हैं, वो सारे चेंजेस हमने डिस्कस कर लिए थे। तो अब स्टूडेंट, लिबरलाइजेशन पॉलिसी के अंडर में ही लास्ट रिफॉर्म्स जो थे, जो कि आपके एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स से रिलेटेड हैं, वो हमारे को आज डिस्कस करने हैं। तो अब हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स से रिलेटेड क्या क्या चेंजेस जो हैं वो किए गए हैं। तो स्टूडेंट, पहले बात करते हैं एक्सटर्नल सेक्टर का मतलब क्या है। एक्सटर्नल सेक्टर का मतलब है स्टूडेंट फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से रिलेटेड रिफॉर्म्स। क्या है एक्सटर्नल सेक्टर का मतलब? एक्सटर्नल सेक्टर मतलब फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन एक्सचेंज। वैसे हमने फिस्कल फाइनेंशियल मेजर्स जो डिस्कस किए थे, सेकंड पॉइंट हमारा, उसके अंदर भी हमने देखा था फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड कुछ चेंजेस जो हैं हमारे को देखने को मिले थे। उसके अंदर जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी 1991 के अंदर, वही रिफॉर्म्स हमारे को एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स के अंदर भी डिस्कस करना है। बट मेनली इस एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स के अंदर हम बात करेंगे फॉरेन ट्रेड के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट, फॉरेन एक्सचेंज रेफर्स रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड इन 1991 विद द डिवैल्यूएशन ऑफ द इंडियन रूपी अगेंस्ट द फॉरेन करेंसी। क्या है कि एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स जो हैं, जो कि 1991 के अंदर हुए थे, वो स्टार्ट हुए थे डिवैल्यूएशन ऑफ द इंडियन रूपी अगेंस्ट द फॉरेन करेंसी। यानी 1991 के अंदर इंडियन रुपीज जो है, उस इंडियन रुपीज को डिवैल्यूएट कर दिया गया था एज कंपेयर टू द फॉरेन करेंसी। तो डिवैल्यूएशन का मतलब, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा फॉरेन एक्सचेंज वाले चैप्टर के अंदर, डिवैल्यूएशन का मतलब होता है अपनी जो इंडियन करेंसी है, यानी इंडियन रुपीज जो है, उसको डिवैल्यूड कर देना, यानी उसकी वैल्यू को कम कर देना एज कंपेयर टू द फॉरेन करेंसी। वैसे जनरली हम जानते हैं जो भी हमारी इंडियन करेंसी है उसको मोस्टली डॉलर के अंदर हम लोग एक्सचेंज करते हैं। वैसे नो डाउट हमारी करेंसी जो है वो किसी भी कंट्री की करेंसी के अगेंस्ट में एक्सचेंज की जा सकती है, लेकिन मोस्टली हम जो कैलकुलेट करते हैं या हम इंडियन रुपीज़ की वैल्यू बताते हैं, वो हम डॉलर के कंपैरिजन में बताते हैं। यानी $1 इक्वल्स टू वॉट एवर द अमाउंट ऑफ रुपीज़। जैसे अभी 76 रुपीज़ है, तो हम कहेंगे $1 इक्वल्स टू 76 रुपीज़। तो हम जनरली इसको डॉलर के कंपेयर करके इसको बताते हैं। तो अब अगर हम बात करें डिवैल्यूएशन ऑफ इंडियन करेंसी, इसका मतलब जैसे अगर सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल अभी $1 इक्वल्स टू 50 रुपीज़ है, सपोज 50 नहीं 80 रुपीज़ है। $1 इक्वल्स टू कितना है? 80 रुपीज़। अब इंडियन करेंसी के डिवैल्यूएशन का मतलब ये है कि अब $1 इक्वल्स टू 80 की बजाय 90 रुपीज़ हो जाएगा, या 80 से अबव होगा। जरूरी नहीं है 80 90 ही हो, वो 90 भी हो सकता है, वो 100 भी हो सकता है। तो कहने का सीधा सा सिंपल सा मीनिंग ये है डिवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रुपीज़ का मतलब, यानी कि $1 को परचेज करने के लिए अब हमारे को ज़्यादा रुपीज़ का पेमेंट करना पड़ेगा, वो कहलाता है डिवैल्यूएशन ऑफ द इंडियन रुपीज़। तो स्टूडेंट 1991 के बाद में भी 90 या नाम का है 1991 में भी इंडियन रुपीज़ का डिवैल्यूएशन जो है वो किया गया था। तो ये एक बहुत बड़ा एक्सटर्नल रिफॉर्म्स था, जिसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट जो हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं। अब जैसा कि मैंने बता दिया, एक्सपोर्ट हमारे इंक्रीज़ हुए हैं। तो हम देखते हैं एक्सपोर्ट इंक्रीज़ कैसे हुए हैं हमारे। वैसे अगर देखा जाए तो लोग ये कहेंगे कि यार डिवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रुपीज़ का ये तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारी $1 को परचेज़ करने के लिए जहां हमें पहले सपोज 80 रुपीज़ देना पड़ रहा था, तो अब उस $1 को परचेज़ करने के लिए अब वहाँ हमारे को 100 रुपीज़ पेमेंट करने पड़ेंगे। तो ये कौन सी अच्छी बात हुई डिवैल्यूएशन? लेकिन नहीं, डिवैल्यूएशन के कुछ एडवांटेजेस जो हैं वो भी हमारे को देखने को मिलेंगे। तो अब देखते हैं कौन कौन से एडवांटेजेस थे, या डिवैल्यूएशन जो है वो फॉर इंडियन रुपीज़ का क्यों किया गया था। तो देखिए, डिवैल्यूएशन इम्प्लाइज अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ द रुपी vis-a-vis say the US dollar or the British pound, implying that a US dollar or the British pound can be exchanged for the more rupees than the before। जैसा कि मैंने बोला कि पहले आपको $1 परचेज करने के लिए या $1 को अगर रुपी में कन्वर्ट करना है तो 80 रुपीज़ में कन्वर्ट होता था वो, लेकिन अब उसी $1 को परचेज करने के लिए आपको 100 रुपीज़ का पेमेंट करना पड़ेगा। यानी अब फॉरेन करेंसी को परचेज करने के लिए हमारे को ज़्यादा रुपीज़ का पेमेंट करना पड़ेगा।
तो यही चीज़ यहाँ पर भी लिखी हुई है, द ब्रिटिश पाउंड एंड द यूएस डॉलर कैन बी एक्सचेंज फॉर द मोर रुपीज़ देन द बिफोर, यानी पहले आप जितना पेमेंट कर रहे थे उससे ज़्यादा रुपी का पेमेंट करना पड़ेगा फॉर द परचेज और द एक्सचेंज ऑफ द यूएस डॉलर एंड ब्रिटिश पाउंड, implying that a US dollar or a British pound can buy more goods in the Indian market। या फिर हम इस चीज़ को ऐसे भी बोल सकते हैं कि अब यूएस डॉलर और ब्रिटिश पाउंड जो है उससे इंडियन गुड्स जो हैं उनको ज़्यादा परचेज किया जा सकता है। क्या देखिए, अगर हम डिवैल्यूएशन ऑफ द इंडियन करेंसी की बात करें तो वो एक तरह से एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी भी है। क्या डिवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रुपीज़ इज ऑल्सो नोन एज अ एप्रिसिएशन या एप्रिसिएशन ऑफ द फॉरेन करेंसी, यानी फॉरेन करेंसी की वैल्यू बढ़ गई है, ये भी हम कह सकते हैं, ये ना कह करके कि हमारी इंडियन रुपीज़ की वैल्यू जो है वो कम हो गई है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि अब यो फॉरेन करेंसी जो है, चाहे वो डॉलर लें हम या ऑस्ट्रेलियन पाउंड लें या ब्रिटिश पाउंड लें, उससे इंडियन गुड्स जो है उसको ज़्यादा परचेज किया जा सकता है, यानी उसकी ज़्यादा क्वांटिटी जो है वो परचेज की जा सकती है। थोड़ा थोड़ा आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि डीवैल्यूएशन का बेनिफिट या फ़ायदा जो है हमारे को कैसे हुआ, क्योंकि अब यूएस डॉलर और या ब्रिटिश पाउंड या जो भी फॉरेन करेंसी से, उन फॉरेन करेंसीज से इंडियन गुड्स को ज़्यादा परचेज किया जा सकता है। तो क्या होगा, अगर इंडियन गुड्स को ज़्यादा परचेज किया जा सकता है तो वो यहाँ से ज़्यादा क्वांटिटी जो है वो परचेज करेंगे, और जितनी ज़्यादा क्वांटिटीज़ बाहर के ब्रिटिशर्स हैं या यूएस के जो लोग हैं वो अगर यहाँ से परचेज करेंगे तो हमारा क्या होगा, एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखें आगे इसे नेक्स्ट लाइन में, दिस इंक्रीज द सप्लाई ऑफ द फॉरेन करेंसी इनटू द इंडियन इकोनॉमी बाय वे ऑफ द हायर एक्सपोर्ट ऑफ द डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज। आ गई बात कि हम ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो अब यहाँ से एक्सपोर्ट होगी, और जितना ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बाहर एक्सपोर्ट होगा उतनी ही ज़्यादा फॉरेन करेंसी जो है वो हमारे को अर्न होने लग जाएगी। तो देखिए, डीवैल्यूएशन करने से हमारे को कितना बेनिफिट हुआ। डीवैल्यूएशन की वजह से गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं उसके लिए अब कम फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट रहेगी, और इसकी वजह से हमारे गुड्स एंड सर्विसेज की जो फॉरेन के अंदर डिमांड है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। डिमांड इंक्रीज़ होगी तो हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज़ होगा, और जैसे जैसे हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे फॉरेन करेंसी की जो हमारे पास में अवेलेबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, तो हमारे पास में फॉरेन करेंसी का रिजर्व इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब तो जब देखिए, फॉलोड बाय द डीवैल्यूएशन इन 1991 द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ द इंडियन रुपीज इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट और द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वॉज लेफ्ट टू द फ्री प्ले ऑफ द मार्केट फोर्सेस। अब 1991 के बाद में क्या हुआ कि अब जो ये फॉरेन एक्सचेंज रेट जो डिसाइड होती है वो फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है अब मार्केट फोर्सेस के थ्रू डिसाइड होगी, यानी फ्री प्ले ऑफ द मार्केट फोर्सेस। इट मीन्स द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द फॉरेन करेंसी इन द मार्केट, कि अब एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होगी, फॉरेन करेंसी की डिमांड और सप्लाई के बेस पर मार्केट के अंदर एक्सचेंज रेट जो है वो डिसाइड होगी। यानी फॉरेन करेंसी की डिमांड जितनी ज़्यादा होगी, सप्लाई कांस्टेंट अगर मानते हैं, और डिमांड अगर फॉरेन करेंसी की ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है एक्सचेंज रेट जो है वो भी हाई हो जाएगी। वहीं पर अगर हम डिमांड को कांस्टेंट माने और सप्लाई को इंक्रीज कर दें, यानी फॉरेन करेंसी की सप्लाई जो है वो बढ़ जाए जबकि उसकी डिमांड कांस्टेंट रहे, तो एक्सचेंज रेट जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ से हम समझ सकते हैं कि डीवैल्यूएशन के बेनिफिट जो हैं वो किस तरह से हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था एक मेजर रिफॉर्म्स, या हम कहें एक मेजर एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स। प्रेजेंटली द एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ द सप्लाई एंड डिमांड इन द इंटरनेशनल एक्सचेंज मार्केट। और अभी करंट कंडीशन ये कहती है कि अभी एक्सचेंज रेट जो डिसाइड होती है वो फॉरेन मार्केट के अंदर या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर सप्लाई एंड डिमांड ऑफ द फॉरेन करेंसी उसके बिहाफ पर जो है वो फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो डिसाइड होती है। अब ये तो हुई बात फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म से रिलेटेड। अब हम बात करेंगे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से रिलेटेड। underwent a substantial change in the wake of the liberalization. The tariff restrictions have been considerably moderate, rather withdrawn from the many items of the export and
इंपोर्ट। देखिए सबसे पहले जो टैरिफ रेस्ट्रिक्शंस जो लगे हुए थे पहले 1951 से पहले या 1951 से लेकर के 1990 तक जो ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस या टैरिफ रेस्ट्रिक्शंस जो लगे हुए थे गवर्नमेंट ने अब उनको थोड़ा मॉडरेट कर दिया, यानी उसमें रिलैक्सेशन देना जो है वो स्टार्ट कर दिया गया। बहुत सारे आइटम्स ऐसे थे जिन पर पहले एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए लाइसेंस लेना कंपलसरी था, वो लाइसेंस जो था उस लाइसेंसिंग को ख़त्म कर दिया गया। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ड्यूटी जो थी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर दिया गया। तो अब मतलब हम कह सकते हैं कि बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे थे जिनका पहले एक्सपोर्ट नहीं होता था, उन प्रोडक्ट का भी अब एक्सपोर्ट जो है वो इंडिया से होने लग गया। तो ये मेजर जो रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे पहले, उन रेस्ट्रिक्शन टैरिफ रेस्ट्रिक्शंस जिनको कहते हैं, तो वो टैरिफ रेस्ट्रिक्शन जो थे वो गवर्नमेंट ने अब कम कर दिए हैं। इंस्टीड ऑफ द पॉलिसी ऑफ द प्रोटेक्शन टू द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, नाउ देयर इज द पॉलिसी ऑफ द सर्वाइवल्स ऑफ द फिटेस्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि हम पहले जो पॉलिसी यूज़ करते थे फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड, वो थी हमारी पॉलिसी कौन सी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन या इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी जिसको हम नाम देते थे। वो पॉलिसी जो थी वो हम लोग फॉलो करते थे, यानी हम क्या करते थे, बाहर से जो आने वाली आइटम्स थी या जो बाहर से हम इंपोर्ट करते थे, हमने उनको यहीं पर प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया ताकि हमारा कंपटीशन जो है वो कम से कम हो जो बाहर से आने वाले प्रोडक्ट हैं या बाहर से जो इंपोर्ट किए जा रहे हैं उन प्रोडक्ट से। लेकिन अब उसको थोड़ा ख़त्म करके हमने किस पर फोकस किया है, कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट की हमने, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यानी हम ये नहीं करेंगे कि हम बाहर से जो गुड्स आने वाला है उस पर रोक लगा देंगे ताकि हमारे को कंपटीशन कम करना पड़े, बल्कि अब हम उस कंपिटिटिव एनवायरनमेंट के अंदर अपने आप को कैसे बेटर प्रूव करें या हम कैसे बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट देकर के फॉरेन जो आइटम्स हैं उन फॉरेन आइटम्स से कंपटीशन कर पाए, इस पर ज़्यादा फोकस किया गया। तो ये मेजर पॉलिसी चेंजेस जो थे वो भी देखने को मिले 1991 के जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे उनके थ्रू। फिर आगे दिया हुआ है द मार्केट कॉम्पिटिशंस हैज़ रिप्लेस्ड द पॉलिसी ऑफ द कोटा एंड टैरिफ्स। एफिशिएंसी इज द बेंचमार्क ऑफ द ग्रोथ, नॉट सिंपली द एक्सपांशन। क्या किया गया, केवल बिजनेस को एक्सपांड करना या एक्सपोर्ट ज़्यादा करना यही हमारा फोकस नहीं होगा, बल्कि अब हम अपनी एफिशिएंसी पर फोकस करना स्टार्ट करेंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि केवल ज़्यादा क्वांटिटी सेल करके ही फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग नहीं करनी है या ज़्यादा क्वांटिटी सेल करके ही हमारा एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ नहीं करना है, बल्कि क्वालिटी प्रोडक्ट या एक कम्पिटिटिव प्रोडक्ट जो हम कह सकते हैं वो कम्पिटिटिव प्रोडक्ट सेल करके के मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर कैसे किया जाए, इस पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। यानी फॉरेन प्रोडक्ट जो हैं उन फॉरेन प्रोडक्ट्स को हम किस तरह से एक अच्छा या बेटर कंपटीशन जो है हम वो दे सकते हैं और वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं, इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा एज रादर देन द इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट या इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट। तो ये बड़े चेंजेस जो हैं वो हमारे को देखने को मिले थे एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स के अंदर। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारे को एक अच्छा सा एक ब्लॉग जो है वो दे रखा है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक दे रखा है जैसे आपको, डोंट कंफ्यूज लिबरलाइजेशन विद द लेजेस फेयर सिस्टम। अब यहाँ पर दो चीज़ें आई है, एक तो हमने लिबरलाइजेशन जो है उसको डिस्कस किया था अभी ऊपर कि क्या मतलब है लिबरलाइजेशन का, और एक दूसरा वर्ड जो है वो आया है लेजिस फेयर सिस्टम। अब ये लेजिस फेयर सिस्टम क्या है, वैसे इन दोनों वर्ड को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, लेजिस फेयर सिस्टम और लिबरलाइजेशन को लेकर के, क्योंकि दोनों का लमसम जनरली मतलब एक निकाला जाता है कि लेजिस फेयर या लिबरलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो भी पॉलिसीज़ हैं या जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर थोड़ा रेस्ट्रिक्शन कम कर देना। लेकिन अगर जनरली देखा जाए तो लिबरलाइजेशन का मतलब कुछ और है और लेजिस फेयर सिस्टम जो है उसका मतलब कुछ और है। तो अब आज हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर कि लेजिस फेयर सिस्टम क्या है और लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है। तो देखिए क्या मेजर डिफरेंस है इन दोनों के अंदर, वो डिस्कस कर लेते हैं। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द लेजिस फेयर। क्या मतलब है लेजिस फेयर का? इट रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच देयर इज अ नो इंटरवेंशन बाय द स्टेट इन द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी। इस चीज़ को अंडरलाइन कर लीजिएगा कि लेजिस फेयर सिस्टम का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट का किसी भी टाइप का कोई इंटरवेंशन जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर या इकोनॉमिक फंक्शनिंग के अंदर गवर्नमेंट का किसी टाइप का कोई इंटरवेंशन नहीं होगा।
क्या कहा गया है कि इकोनॉमी की फंक्शनिंग में किसी भी टाइप से किसी भी तरह का कोई इंटरवेंशन जो है वो गवर्नमेंट का नहीं होगा, इसे कहा जाता है लेजर-फेयर। All the decisions relating to the allocations of the resources and the goods and services to be produced are taken by the producers on the basis of the market forces of the supply and demand। यानी क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाए, कितना प्रोड्यूस किया जाए, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सब मार्केट फोर्सेस के बिहाफ पर डिसाइड होगी। और मार्केट फोर्सेस के अंदर आते हैं सप्लाई एंड डिमांड, यानी गुड्स कौन सा बनाया जाएगा, कितना बनाया जाएगा, कैसे उसकी सेलिंग की जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, ये सारी चीज़ें जो होंगी वो गुड्स की डिमांड और सप्लाई के बेस पर डिसाइड की जाएगी, जो मार्केट के अंदर अभी करंट कंडीशन में चल रही है उसके अकॉर्डिंग। तो ये सारा वर्क जो होगा वो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स जो हैं जो हैं वो सभी देखेंगे, चाहे वो गुड्स के अलोकेशन से, रिसोर्सेज के अलोकेशन से रिलेटेड हो या गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई से रिलेटेड हो। मतलब कुल मिलाकर के जिसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन किसी भी टाइप का कुछ नहीं होगा। गवर्नमेंट का रोल क्या होगा, केवल द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इज रेस्ट्रिक्टेड जस्ट टू द मेंटेनेंस ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर एंड द डिफेंस ऑफ द कंट्री फ्रॉम द एक्सटर्नल एग्रेशंस। गवर्नमेंट का रोल केवल कितना होगा, गवर्नमेंट का रोल केवल ये होगा कि वो केवल कंट्री के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगा एंड कंट्री के डिफेंस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट देखेगी। तो कहने का मतलब गवर्नमेंट का इकोनॉमिक फंक्शनिंग के अंदर किसी टाइप का कोई कंट्रीब्यूशन, कोई इंटरफेरेंस जो है वो नहीं होता है। उसी सिस्टम को कहा जाता है लेजिस्लेटिव सिस्टम। इट इज नथिंग बियॉन्ड बीइंग अ नाइट वॉचमैन ऑफ द कंट्री। मतलब ये कह सकते हैं हम गवर्नमेंट जो है केवल एक वॉचमैन की तरह होगी, जो केवल कंट्री के डिफेंस से रिलेटेड चीज़ों का ध्यान रखेगी, यानी कंट्री के डिफेंस से रिलेटेड सारी चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट के अंडर रहेगी। बाकी इकोनॉमी की फंक्शनिंग सारी जो होगी वो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के पास में होगी, जो कि मार्केट फोर्सेस के थ्रू डिसाइड की जाएंगी कि कौन सा गुड्स बनाया जाए और कौन सा गुड्स बेचा जाए। ठीक है, तो ये तो था लेजिस्लेटिव सिस्टम। और दूसरी बात, जैसे कि हम जानते हैं लिबरलाइजेशन, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है? लिबरलाइजेशन का मतलब ये नहीं होता है कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन खत्म कर दिया जाए, बल्कि लिबरलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं या जो गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशन, कोड एंड कंडक्ट्स इम्पोज किए हुए हैं, उनके अंदर थोड़ा रिलैक्सेशन जो है वो रिलैक्सेशन दिया जाए। इसी चीज़ को कहा जाता है लिबरलाइजेशन, जो कि बिल्कुल डिफरेंट है लेजिस्लेटिव सिस्टम से। तो देखिए, लिबरलाइजेशन शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद द लेजिस्लेटिव सिस्टम। द लिबरलाइजेशन ओनली implies a situation where the government allow the greater degree of the freedom and the flexibility to the private entrepreneurs in matter relating to the allocation of resources। तो देखिए, ऊपर वाले जो लेजिस्लेटिव सिस्टम था उसमें तो गवर्नमेंट का किसी टाइप का कोई इंटरवेंशन ही नहीं था, जो सारी चीज़ें थी वो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स जो थे वो देख रहे थे। लेकिन लिबरलाइजेशन के अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो पहले से ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे उन रेस्ट्रिक्शंस को थोड़ा कम कर दिया गया है, या हम कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम या फ्लेक्सिबिलिटी जो है उसको इंक्रीज कर दिया गया है फॉर द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। तो ये डिफरेंस है लिबरलाइजेशन और लेजिस्लेटिव सिस्टम में। टू इलिस्ट्रेट द परसुइंग द पॉलिसी ऑफ द लिबरलाइजेशन, द गवर्नमेंट में एबोलिश द लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन ऑफ द एंटरप्राइजेज एज एन essential requirements. Likewise, the government may liberalize or abolish the limit on the production capacity of the firm। तो जैसा कि हमने देखा, लिबरलाइजेशन में गवर्नमेंट ने केवल क्या किया था, जहाँ पर लाइसेंसिंग कंपलसरी था या जहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी था वहाँ पर गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शंस कम करते हुए लाइसेंसिंग को ख़त्म किया है, या रजिस्ट्रेशन के जो रेस्ट्रिक्शंस थे उन रेस्ट्रिक्शंस को ख़त्म कर दिया है। Likewise, the government may liberalize or abolish the limit on the production capacity of the firm, but all this is in the consonance with the direct participations of the government in the production activity. Thus, the liberalization does not exclude the government interventions in the economy. It does not rule out the existence of the check and the controls by the government. It only implies the greater degree of the freedoms of the private entrepreneurs
in deciding their area of the economic activity and the expanding their scale of production। तो लास्ट जो 3 लाइन है उन 3 लाइन से समझ में आ जाता है कि लिबरलाइजेशन का मतलब कभी भी ये नहीं है कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जो है उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए या गवर्नमेंट को किसी भी टाइप का कोई कंट्रीब्यूशन जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर नहीं हो। लिबरलाइजेशन का केवल मतलब इतना सा है कि जो गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर या कोड एंड कंडक्ट्स के अंदर थोड़ा फ्रीडम दे देना या थोड़ा उन चीज़ों को लिबरलाइज कर देना या रेस्ट्रिक्शंस को कम कर देना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी जो हमने डिस्कस कर ली। लेजिस फेयर सिस्टम क्या है और लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है, क्योंकि जनरली इन दोनों वर्ड का एक ही मतलब लिया जाता है, लेकिन आई थिंक इस डिस्कशन के बाद में आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी कि लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है और लेजिस फेयर सिस्टम का मतलब क्या है। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये हमारा टॉपिक आज ओवर हो जाता है लिबरलाइजेशन वाला, जिसके अंदर हमने चारों रिफॉर्म्स जो थे वो चारों रिफॉर्म्स एक एक करके अपने वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिए थे, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स हो, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स हो, फिस्कल रिफॉर्म्स हो, या फिर जो हमारा लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया अभी एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स। तो इनसे रिलेटेड क्या क्या चेंजेस जो हैं वो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर किए गए थे और क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन जो है उनकी हुई है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। क्लियर है स्टूडेंट? तो स्टूडेंट अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में अपना नया टॉपिक लेकर के, विच इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द एलपीजी पॉलिसी, विच इज़ प्राइवेटाइजेशन। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्राइवेटाइजेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।